आप सबको इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। साथियों, आप सब जानते हैं पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी सरकार के भरपूर प्रयास के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में अपोज कर उसको गिराया है। इससे महिला आरक्षण को फास्ट ट्रैक कर 2029 से ही लोकसभा चुनावों में, विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन जल्द से जल्द देने का जो प्रयास था वो कांग्रेस पार्टी के डेलिबरेट सबोटाज के वजह से वो आज विफल हो चुका है। ये पहली बार नहीं है, इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिला आरक्षण को विरोध करते आए हैं। 1996 से 2026 तक आप पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को जब आप देखते हैं, कम से कम 5 बार ये विधेयक कांग्रेस के जमाने में ये इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में। उन सभी संदर्भों में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के अलायंस के साथ जो उनके गठबंधन के पार्टियां थे, हमेशा इसको अगर मगर करके, इसमें कुछ टेक्निकल सवाल पूछ के, कुछ ना कुछ बहाना देकर इसको ये लोग विरोध करते आए हैं। जब एक बार होता है तब आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, दोबारा होता है तो तब भी आप बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, कुछ गलती हुआ होगा या कुछ ये हो सकता है, हम ये कर सकते हैं। पर 5 बार 6 बार होना ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये कॉन्स्पिरेसी होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं, उनके पूरे इतिहास में वो महिला के प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को हमेशा वो विरोध करते आए हैं। क्योंकि मैं आज पुणे में हूं, बाबा साहेब अंबेडकर जी का उल्लेख करना मैं उचित समझता हूं। नेहरू जी के कैबिनेट से अंबेडकर जी रेसिग्नेशन देकर बाहर आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हिंदू कोड बिल था। जब हिंदू महिलाओं को पर्सनली राइट्स दिलाने का बात पार्लियामेंट में आए थे, तब पंडित नेहरू समेत कांग्रेस के सब लोग उसका विरोध किए थे। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में, हिंदू कोड बिल में जो रिफॉर्म लाने का जो प्रयास था अंबेडकर जी का एज अ लॉ मिनिस्टर, वो विफल हो गया। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई बाबा साहेब अंबेडकर वॉकड आउट ऑफ द नेहरू कैबिनेट। तो ये महिला विरोधी नीति कांग्रेस का आज का नहीं है, वो 1956 से आज तक वो जारी है। एंड दिस वाज नॉट unique to Pandit Nehru or the Congress of the 1950s alone. जब शाहबानो के केस आए और गरीब मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस देने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसला भी उस महिला के पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स करने के लिए और उनके फेनेटिकल
वोट बैंक को अपीज करने के दृष्टि से कांग्रेस पार्टी ने शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का रिवर्सल भी किया, वो भी देश के महिलाओं के प्रति, विशेष रूप में गरीब मुस्लिम महिलाओं के प्रति घोर अन्याय था। और हम देखे हैं जब मोदी सरकार ट्रिपल तलाक को कानून बाहिर करने का प्रयास किया, when we decided to put an end to the illegal practice of triple talaq, inhuman practice of triple talaq, तब भी कांग्रेस पार्टी ने ट्रिपल तलाक के बिल को भी विरोध किया। और आप सब जानते हैं लंबे समय तक आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 के पक्ष में और उसको निकालने के में कांग्रेस पार्टी ने काम किया। आर्टिकल 70 और आर्टिकल 35 जम्मू कश्मीर में महिलाओं को एक प्रकार से सेकेंडरी सिटीजन्स के रूप में जीवन जीने का एक मजबूरी खड़ा कर दिए थे। तो कांग्रेस पार्टी के इतिहास महिला विरोधी का इतिहास है। 1996 में जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और तब उन्होंने जब इसको इंट्रोड्यूस किए पार्लियामेंट में, कांग्रेस पार्टी उसको विरोध किए थे। जब वो सरकार में आए तब उनके सरकार में भाग लेते हुए उनके जो गठबंधन थे, अलायंस पार्टनर्स थे, आरजेडी हो, सपा हो, ऐसे सभी पार्टियां उसको विरोध किए थे। दे हैड टोर्न द बिल इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और राज्यसभा में और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने के बावजूद भी हमेशा हम इस बिल को हमने सपोर्ट करके आए। 1996 से 2026 तक भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड महिला बिल पे कभी इधर उधर नहीं हुआ है। आवर कमिटमेंट हैज बीन क्लियर, इट हैज बीन कंसिस्टेंट, इट हैज बीन स्टेडफास्ट। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों के बीच का फर्क है। इस बार भी भरपूर प्रयास करने के बाद भी विपक्ष को समझाने के लिए, विपक्ष को साथ में ले आने के लिए उन्होंने इसको विरोध किए हैं। वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड दैट द विमेन ऑफ दिस कंट्री हैव बीन वंस अगेन बिट्रेड बाय द कांग्रेस पार्टी। हम पूरे देश में, हर घर में, हर महिला तक, हर मातृशक्ति तक, हर बहन बेटी तक हम इस बात को हम पहुंचाने का काम प्रयास करेंगे। और ये जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी का, 1990 से जो लड़ाई प्रारंभ हो चुका है, देश के महिलाओं को मेन स्ट्रीम में, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में रिप्रेजेंटेशन देने का जो लड़ाई है, ये जारी रहेगी। और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर आएंगे, जब हम पार्लियामेंट में पुनः इसका प्रयास जब हम करेंगे, तब कोई पार्टी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होगा जो महिला के पक्ष में है इस प्रकार के बिल का विरोध करने का हिम्मत करेगा। साथियों, ये बिल सिर्फ महिला विरोधी भी नहीं है। इस बिल का विरोध, opposition to this bill is not just an opposition to progress of women, ये महाराष्ट्र के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का भी विरोध है। मैं आप सबके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। मोदी सरकार महाराष्ट्र समेत पूरे देश के हर प्रदेश के 50% सीट्स को प्रो रेटा बेसिस पे बढ़ाने का प्रयास हमने किया। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के डिलिमिटेशन को भी विरोध किया और यहां उनके पक्ष में एनसीपी का एक गुट
शिवसेना का भी एक गुट, इंडी अलायंस के जो भी साथी पार्टियां हैं, उन सब ये महाराष्ट्र के ये 50% सीट्स को बढ़ाने का ये जो बहुत बड़ा निर्णय था, उसको भी उन्होंने विरोध किए। इससे सिर्फ भारत के दक्षिणी प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के नेतृत्व से, शिवसेना यूबीटी और इंडी अलायंस के साथ जो बचा कुचा एनसीपी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र के आम जनता को बताइए आप महाराष्ट्र के नुकसान क्यों किए। 2027 के सेंसस के आधार पर हम 50% सीट्स नहीं बढ़ाएंगे और 2027 के सेंसस के आधार पर 543 सीट्स को अगर हम पूरे देश में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो महाराष्ट्र में केवल 1 सीट बढ़ेगा। आज महाराष्ट्र के पास 48 सीट्स हैं। 2027 के सेंसस के आधार पर हम देश भर में 543 सीट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो अपोजिशन का मांग है कि 543 को आप मत बढ़ाइए, 543 में ही लागू कीजिए, ये उनका मांग है। अगर हम 543 ही रखकर 2027 के पॉपुलेशन के आधार पर हम पूरे देश के सीट्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें तो महाराष्ट्र को सिर्फ 1 सीट एक्स्ट्रा मिलेगा। पर मोदी सरकार के फॉर्मूला के हिसाब से हम अगर 50% सीट्स हम हर प्रदेश का हम जब इंक्रीज करेंगे तब महाराष्ट्र में टोटल 72 सीट्स होगा, महाराष्ट्र को 24 एक्स्ट्रा सीट्स मिलेगा। आप बताइए क्या महाराष्ट्र को एक एडिशनल एमपी सीट से ज्यादा फायदा होगा या 24 नए सीट से फायदा होगा? ये लोग जिसको विरोध किए हैं, ये सिर्फ महिलाओं को विरोध नहीं किए हैं, दे हैव आल्सो बिट्रेड द पॉलिटिकल इंटरेस्ट, द रिप्रेजेंटेशनल इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। और बाकी दक्षिणी राज्यों का आप देखिए, तमिलनाडु में आज 39 सीट्स है। अगर 2011 सेंसस के हिसाब से हम डिलिमिटेशन करेंगे और 543 सीट्स को ही हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तमिलनाडु में 7 सीट घटेगा। 27 के आधार पर करेंगे तो तमिलनाडु में 10 सीट घटेगा। पर मोदी सरकार के 50% प्रो रेटा बेसिस के ऊपर हम अगर डिलिमिटेशन करेंगे तो तमिलनाडु में 39 से 59 तक सीट्स बढ़ेगा। दिस वॉज द मोस्ट प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन फॉर डिलिमिटेशन। इसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किए हैं और इंडी गठबंधन ने किए हैं। इनके आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिक ही नहीं है, तर्क ही नहीं है। 1971 में जब 543 सीट्स के आधार पर देश में डिलिमिटेशन हुआ था, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तब देश का पॉपुलेशन 55 करोड़ था। आज भारत के पॉपुलेशन 2026 में इट इज अराउंड 140 करोड़। क्या 55 करोड़ के पॉपुलेशन के देश और 140 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन वाले देश, क्या इन दोनों में सीट्स का बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए? शुड देयर नॉट बी अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन? ये भारतीय जनता पार्टी के क्वेश्चंस हैं। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, इस बिल को गिराकर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ने देश के मतदाताओं को घोर अन्याय किए हैं। क्योंकि आज संविधान के सबसे बड़ा, लोकतंत्र के सबसे बड़ा जो वैल्यू है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। देश के महिला को
इन लोगों ने विरोध किए हैं। महिला आरक्षण जो 2034 से शुरू होगा उसको फास्ट ट्रैक करके 2029 से ही लागू करने का प्रयास को भी इन लोगों ने विरोध किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र समेत कई सारे ऐसे बड़े छोटे प्रदेशों को डीलिमिटेशन का फायदा विरोध कर कई सारे प्रदेशों के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का भी इंक्रीज होने का, बढ़ोतरी होने का जो फायदा था उसको भी इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किए हैं। वी कंडेम दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। हम देश के हर महिला तक, हर घर तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस पार्टी के, इंडी गठबंधन के ये महिला विरोधी नीति को लोग, आम जनता, आम मतदाता अभी होने वाले जो चुनाव है उस चुनाव से ही शुरू कर आने वाले सभी चुनाव में इन पार्टियों को बहुत बड़ा सबक देश के महिला, देश के आम मतदाता सबक सिखाने वाले हैं। आप सबको धन्यवाद। जो बिल थे वो अभी चल रहे चुनाव को मद्देनजर रखकर लाया गया है, ऐसा आरोप कांग्रेस ने किया है, तो उस पर क्या कहना है? देश में हर किसी ना किसी कोने में हमेशा एक चुनाव होते रहता है। आप हर कदम को, हर रिफॉर्म को किसी एक चुनाव के आप दृष्टि से देखना शुरू करेंगे तो देश में हर रिफॉर्म, हर लेजिस्लेशन अननेसेसरी पॉलिटिसाइज हो जाएगा। ये महिला को, देश के मातृशक्ति को, नारी शक्ति को जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी उनको सशक्त करने का, उनको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास था जिसको कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। सर 23 से 26 तक आप चुप क्यों बैठे? 23 को अगर बिल पास हो गया था तो 26 तक आपने कुछ नहीं किया, बिल के ऊपर बैठे रहे आप। और 23 के बाद आपको बताता हूँ, बोलिए। और फिर जो संवाद आप इस तरह से पब्लिक से कर रहे हैं वो संवाद आप लोकसभा में क्यों नहीं किए? ना लोकसभा अगर आपने डायरेक्ट की तो क्या आप उससे ज्यादा आप सांसद हैं, वहां पे अगर कोई मीडिया, ये कमेटी बैठती है, वो बैठती है, पहले प्रियंका गांधी ने उस दिन बोल दिया सभा में कि एक दिन पहले हमको मिल गया, ये हुआ वो, तो आप लोग संवाद वहां करो ना। ये पब्लिक में संवाद आप करते हैं, अच्छा है, लेकिन ये करते हैं तो 3 साल आप चुप तो बैठेंगे और आप लोकसभा में अपोजिशन के साथ संवाद इसके साथ आपके जो लागू करने के बाद आर्टिकल 330 पढ़ते हैं जो ओरिजिनल नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसमें यह लिखा गया है कि ये लागू होगा आफ्टर द फर्स्ट सेंसस एंड आफ्टर द फर्स्ट डिलिमिटेशन। तो हम उम्मीद में थे कि जो सेंसस शुरू करने का प्रयास था वो जल्द से जल्द शुरू होगा, सेंसस का रिपोर्ट मिलेगा, सेंसस के रिपोर्ट के आधार पर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद हम 2029 में इसका लागू हम कर देंगे। पर जब सेंसस का प्रक्रिया शुरू करने में देरी हुआ और सेंसस के रिपोर्ट कंपाइल होने के क्यूमुलेटिव टाइम, उसके आधार पर डिलिमिटेशन का समय, आप जब डिलिमिटेशन के रिपोर्ट्स आप पहले वाले आप देखे हैं, ऑन एन एवरेज 2 से 4 साल लगा है। तो जब पता चला कि 2029 से ये लागू नहीं हो सकता है, तब इस प्रकार के अमेंडमेंट ले आने का एक मजबूरी या कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का था। इसलिए हम 2023 के बाद अभी हम इसको अमेंडमेंट ले आए। दूसरा, पार्लियामेंट के भाषण में स्वयं गृह मंत्री जी ने, पार्लियामेंट की अफेयर्स मिनिस्टर ने 2-3 बार कहे हैं
कि हमने बजट सेशन से शुरू होकर 26 के ये स्पेशल सेशन तक, 2016 से स्पेशल सेशन तक कई बार हमने फॉर्मली और इनफॉर्मली ऑपोजिशन पार्टीज के साथ इसी विषय को लेकर संवाद करने का हमने प्रयास किया। जब ये संवाद में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आए, स्वयं प्रधानमंत्री जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सब लोग चिट्ठी लिख के भी उनको साथ में ले आने का प्रयास किया। So there has been considerable amount of effort by the government, both formally, informally, to bring on board the opposition parties. वो पॉलिटिकल कारण के लिए नहीं आए हैं, वो उनका पॉलिटिक्स है, पर जो प्रयास गवर्नमेंट की ओर से होना जरूरी था वो हमने किए हैं, बहुत सिंसियरली हमने किए। और आपके जो सवाल है कि मैनेजमेंट में क्या फेल हो गया, क्या फ्लोर मैनेजमेंट में, सर ये 1996 से इनका स्टैंड है। 2023 में जब हम ले आए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तब विदाउट एन ऑप्शन इन लोगों ने सपोर्ट किए। तब भारतीय जनता पार्टी के पास ही 303 था। सो 2/3 मेजॉरिटी के लिए इतना बड़ा फर्क नहीं था। इस बार हम सबके ऑनेस्ट उम्मीद थे कि ये महिला का बिल है, इसमें शायद कोई नहीं विरोध करेगा। 23 में कांग्रेस पार्टी समेत सब ऑपोजिशन ने इसको सपोर्ट कर दिए हैं, तो इसका फास्ट ट्रैकिंग के लिए वो लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसे उम्मीद के साथ हम इंट्रोड्यूस किए। पर शायद अपने जो अंदाजा था, अनुमान था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, शायद अपना गलती था। वी थॉट दैट कांग्रेस पार्टी कैन नॉट डिफीट अ बिल दैट इज सो बाइपार्टिजन। वी डिड नॉट assume that the Congress party will stoop so low to